बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। होता है तमाशा शब रोज मेरे आगे, पाकिस्तान की अदालती तारीख का एक इंतहाई अनोखा वाकया। शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर करने वाले जज ने शहबाज शरीफ की जमानत के फैसले पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया, तो साबिक वज़ीर पंजाब और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जमानत का मामला लटक गया है। लाहौर हाई कोर्ट के डिवीजनल बेंच के जूनियर जज ने सीनियर जज के फैसले को एक रोज बाद मानने से इनकार कर दिया। दस्तयाब मालूमात के मुताबिक पाकिस्तान की अदालती तारीख में कभी इस तरह का वाकया पहले नहीं हुआ कि अदालत ने किसी की जमानत का हुक्म सुनाया हो, वो भी ओपन कोर्ट में, और फिर उस फैसले को वापस ले लिया हो। जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस असद जवेद पर मुश्तमिल लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी डिवीजनल बेंच ने 14 अप्रैल को शहबाज शरीफ को जमानत पर रिहा करने का फैसला सुनाया था। इस मुख्तसर फैसले में उन्हें 50-50 लाख के 2 मुचलकों के एवज जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया गया था, लेकिन 2 रोज गुजरने के बाद भी जमानत के फैसले पर, यानी जो तफसीली फैसला आता है, उस ऑर्डर पर एक जज के दस्तखत न होने की वजह से शहबाज शरीफ की जमानत पर रिहाई मुमकिन न हो सकी। अब यह इतलात है कि बेंच में शामिल जूनियर जज असद जवेद को अपने सीनियर जज सरफराज डोगर के फैसले से इख्तलाफ है, और चूंकि फैसला सीनियर जज ने अपने जूनियर जज की मुशावरत से देना होता है, तो सीनियर जज सरफराज डोगर ने बाहमी मुशावरत के बाद ही शहबाज शरीफ को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया था। लेकिन उस वक्त जूनियर जज असद जवेद ने कोई एतराज नहीं किया, उनकी जानिब से कोई एतराज सामने नहीं आया, ना फैसला सुनाते वक्त, ना फैसला सुनाने के चंद घंटों बाद तक। लेकिन उसके बाद यह ख्वाहिश ज़ेरे गर्दिश थी कि शहबाज शरीफ की जमानत पर बहुत सी ताकतवर शख्सियात नाराज हो गई हैं, उन्हें बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात लाक है और वो शहबाज शरीफ की रिहाई नहीं चाहते, इसलिए जमानत मनसूख करवाने की कोशिश की जा रही है। तो मुस्लिम लीग नून के वोटर और सपोर्टर, बल्कि बाज हुकूमती शख्सियात भी शहबाज शरीफ की रिहाई पर मुसर्रत का इजहार कर रही थी और शहबाज शरीफ की रिहाई को हाउस ऑफ शरीफ के लिए एक बड़ा चैलेंज करार दे रही थी। तो अब ये खुदा खुला है, अंदर की कहानी जो सामने आई है वो ये कि शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर ही नहीं हुई, क्योंकि 2 में से एक जूनियर जज साहब को इस बात पर इतराज है और वो जमानत के परवाने पर दस्तखत करने की बजाय इख्तलाफी नोट सामने ला रहे हैं। अब सवाल यह कि अगर फादल जज साहब को जमानत पर इतराज था, तो ये इतराज उन्होंने जमानत देते हुए क्यों नहीं उठाया? ये इतराज जमानत देते वक्त सामने आना चाहिए था। भरी अदालत में, ओपन कोर्ट में, जहां बहुत से लोग मौजूद थे, ये फैसला दोनों जजेस की मौजूदगी में सुनाया गया। अदालत की जानिब से जमानत दिए जाने के फैसले के बाद ये एतराज किया जाना, ये पाकिस्तान की अदालती तहरीक का बहुत ही अनोखा वाकया है। बहुत से कानूनी माहिरीन ये कह रहे हैं कि इस तरह का फैसला या इस तरह की जो एक्टिविटी है वो अदालत के लिए जगहसाई का सामान पैदा कर सकती है। अब शहबाज शरीफ की जमानत के हवाले से जो इस वक्त करंट लीगल जो सिचुएशन है वो ये है कि 2 जजों में फैसले पर इख्तलाफ की सूरत में अब ये मामला चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के पास जाएगा और वो या तो नया डिविजनल बेंच बनाएंगे, यानी 2 जजों पर मुश्तमिल एक नया बेंच बनाएंगे, या फिर कोई रेफरी जज मुकर्रर करेंगे जो इस केस का फैसला करेगा, यानी कोई तीसरा जज इस केस का फैसला करेगा। तो ये 2 कानूनी इस वक्त सूरतें मौजूद है जो शहबाज शरीफ की जमानत पर रिहाई का फैसला करेगी या जमानत मनसूख करेगी। अब इसका मतलब ये है कि शहबाज शरीफ की रिहाई का मामला फिलहाल इल्तवा का शिकार हो गया, और जिस तरह इस मामले को इल्तवा में डाला गया है उससे ये भी तवक्को की जा सकती है कि शहबाज शरीफ शायद ईद से पहले रिहा ना हो सके। बज़ाहिर तो ये 2 जजों का एक फैसले पर इख्तलाफ नजर आता है, लेकिन इसमें सबसे अहम बात टाइमिंग है। जब ये फैसला हो रहा था, जब ये फैसला अनाउंस किया जा रहा था, उस वक्त उस जज की खामोशी, ये बात किसी को समझ में नहीं आई कि उस वक्त क्यों खामोश थे और बाद में उन्होंने इतराज क्यों किया। लेकिन सबको ये बात अच्छी तरह मालूम है कि शहबाज शरीफ का मुकदमा कोई नॉर्मल मुकदमा नहीं है, एक पॉलिटिकल मुकदमा है। शरीफ खानदान जो इस वक्त हुकूमत के अताब का शिकार है और खान साहब अपोजिशन के रोज लत्ते लेते हैं। खान साहब ये समझते हैं कि साबिक हुक्मरानों खुसूसन शरीफ फैमिली ने करप्शन की है, वो बहुत सारे इल्जाम लगाते हैं, लेकिन इस बात को हुकूमत किसी बड़े फोरम पर उस तरह साबित नहीं कर सकी जिस तरह इल्जाम लगाती है। तो बहुत से लोग ये समझते हैं
बाय द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, लोगों को ये बात समझ में आती जा रही है, लोगों में ये तासुर बढ़ता जा रहा है कि शरीफ खानदान को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया है। और सियासी इंतकाम के पीछे सिर्फ खान साहब नहीं है, बल्कि वो लोग भी शामिल हैं जो खान साहब को मसनद इक़्तिदार तक लेकर आए हैं। अब इससे ज्यादा हैरानकुन बात और क्या हो सकती है कि अदालत की तरफ से एक फैसले का बाकायदा ऐलान किया जाए और फिर उसके बाद से वापस ले लिया जाए। तो ओपन कोर्ट में फैसला दोनों जजों ने बाहमी मुशावरत से ही सुनाया गया होगा। सीनियर जज फैसला, सीनियर जज ही बहस करता है, सीनियर जज ही सवाल पूछता है और सीनियर जज ही उसके ऊपर कमेंट्स लिखता है, जूनियर जज साथ बैठा होता है। तो डिविजनल बेंच हमेशा एक सीनियर और जूनियर जज की पर मुश्तमिल होता है। तो दो जजों ने बाहमी मुशावरत से फैसला सुनाया होगा। अगर उस वक्त जस्टिस अजहर जवेद साहब को शहबाज शरीफ की जमानत पर एतराज था तो वो जस्टिस सरफराज डोगर को कह सकते थे, उनके कान में कह सकते थे कि उन्हें एतराज है, तो जस्टिस डोगर इसका फैसला कभी ना सुनाते। अब ये फैसला जाहिर है उन्होंने फैसला सुनाते वक्त कंसेंट साथ वाले जज का लिया और फैसला सुना दिया। फैसला जो तफसीली फैसला बाद में सुनाया जाता है, वो ऑर्डर लिखा जाता है, उस ऑर्डर पर जजों के साइन होते हैं। लेकिन जब उस ऑर्डर पर साइन का वक्त आया तो दूसरे जज साहब ने अब इनकार कर दिया। तो ये वो फैसला जिसने अदलिया जैसे बड़े मोतबर इदारे पर सवालिया निशान लगा दिया है। फैसला सुनाने के बाद ऑर्डर लिखवाते वक्त किसी जज का इनकार करना इंतहाई गैर मामूली बात है, जिससे ये तासुर भी पैदा हो रहा है कि अदलिया की आज़ादी का जो तस्वुर शायद हमारे ज़हन में है वो इतना भी दुरुस्त नहीं है। समीउल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से समीउल्लाह, समीउल्लाह से फिर कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से फिर समीउल्लाह, बॉल दोनों के पास और पूरी टीम मुंह देखती रहती है। तो यही हाल आजकल पाकिस्तान की काबीना का है। वज़ारत इत्तलात फवाद चौधरी के पास, उनसे डॉक्टर फरदौस आशिक अवान के पास, फिर शिबली फराज के पास और अब वापस फवाद चौधरी साहब के पास। तो कहने वाले कहते हैं कि लोग साल में इतने लिबास नहीं बदलते जितने हुकूमत वजीर बदल रही है। अब खान साहब ने काबीना में एक बार फिर बड़े पैमाने पर रद्द बदल का फैसला किया है और वफाकी वजीर हमाद अजहर से वजारत खजाना वापस ले ली गई है। उमर यूब से भी वजारत तवानाई का चार्ज वापस ले लिया गया है। अब हमाद अजहर, जिन्हें कुछ 3 हफ्ते पहले वजीर खजाना के ओहदे से सरफराज किया गया था और वो पूरे मुल्क व कौम का शुक्र अदा कर रहे थे, अपने वालिद की तवील जो सियासी जद्दोजहद है उसके बारे में बता रहे थे कि देखिए उनके खानदान में एक ऐसा सपूत पैदा हुआ है जो बिलाखिर वजारत खजाना के ओहदे तक जा पहुंचा है। लेकिन फिर उनसे अल्लाह जाने क्या हुआ, या तो भारत से तिजारत का मसला उनके गले पड़ गया कि खान साहब ने उनसे कहा भारत से तिजारत शुरू की जाए, और उन्होंने जो इंडिया से चीनी और दूसरी अजनास खरीदने का फैसला किया, वो खान साहब जब एज ए प्राइम मिनिस्टर बैठे तो उन्होंने कहा कि मैंने कब कहा था, लेकिन हमारे ने कहा जनाब आपका हुक्म था तो हमने फैसला किया। तो काबीना ने वो फैसला प्रोटेस्ट के बाद यानी पब्लिक रद्द-ए-अमल के बाद ये वापस ले लिया। तो हमाद अजहर के गले हो सकता है वो पड़ा हो, लेकिन हमाद अजहर बेचारे हमेशा वजारतों के लिए, वो पंजाबी में कहते हैं ना, रेलू कट्टे बने हुए हैं, कभी उन्हें वजारत खजाना दे दी जाती है, कभी वापस ले ली जाती है। इसी तरह उमर यूब से वजारत तवानाई का चार्ज वापस ले लिया गया, जबकि शौकत तरीन को वजीर खजाना बनाने का फैसला किया गया। अब शौकत तरीन पाकिस्तान के तीसरे, यानी पाकिस्तान के नहीं, खान साहब की हुकूमत के 3 साल में तीसरे वजीर खजाना है। इससे पहले 2 वजीर खजाना असद उमर, जिन्हें पीटीआई का ब्रेन यानी मास्टरमाइंड कहा जाता था और जिनकी फाइनेंशियल पॉलिसियों के ऊपर तहरीक इंसाफ ने पॉलिटिकल कैंपेन चलाई थी, वो नाकाम हुए। उसके बाद फिर उनकी जगह पे आए हफीज शेख, और हफीज शेख को तो बहुत से ताकतवर लोगों की कंसेंट से लाया गया था, बल्कि शायद उन्हीं की तरफ से लाया गया था। वो सेनेट का इलेक्शन हारे और फिर उनके ऊपर एक मलबा पड़ा कि नहीं वो महंगाई नहीं रोक सके, तो वो भी नाकामी के बाद अपना बोरिया बिस्तर समेट के जा चुके। फिर 3 हफ्तों के लिए जनाब हमाद अजहर साहब वजीर खजाना रहे और ये मुख्तसर तरीन वजीर खजाना, उसके बाद शौकत तरीन को वजीर खजाना बनाया गया। अब शौकत तरीन कोई शक नहीं कि बड़े काबिल आदमी है और बड़े बैंक चलाते रहे हैं एज ए फाइनेंस एक्सपर्ट। वो हुकूमत की पॉलिसियों पर बड़े जबरदस्त क्रिटिक्स रहे हैं। वैसे तो खान साहब ने एक बड़ा कमाल काम किया जो उनकी हुकूमत में तनकीद करता है और उसको बुला के जिम्मेदारी भी सौंप देते हैं। तो ये FBR के चेयरमैन जो थे उनके साथ भी ऐसे ही हुआ था। वो एक बड़े मशहूर चेयरमैन थे, वो तनकीद किया करते टेलीविजन बैठ के प्रोग्रामों में, तो फिर उनको बना दिया FBR का चेयरमैन।
तो वो भी माफी मांग के जा चुके हैं। अब शौकत तरीन को पाकिस्तान का वजीर खजाना बनाया गया है, तो होप फॉर दी बेस्ट। मेरे नजदीक तो बड़े काबिल आदमी है, लेकिन बहुत से लोगों को उनके बारे में भी तहफुजात हमेशा रहे हैं कि उन पे बहुत से इल्जाम भी रहे हैं, लेकिन बज़ाहिर मैं समझता हूँ कि बच्चे अच्छे फाइनेंशियल एक्सपर्ट हो सकता है कि ये हुकूमत के लिए कुछ बेहतर काम कर दे, लेकिन जिस तरह हुकूमत कर्ज पे कर्ज ले रही है और फिर स्टेट बैंक को IMF के अंडर दे रही है, तो मुल्क तो IMF चला रहा है, तो शौकत तरीन बेचारे क्या कर पाएंगे? अभी मुझे इस हवाले से थोड़ी सी रिजर्वेशन है। मुझे लगता है कि चूंकि वो भी अपनी खुशी से वजीर खजाना बिल्कुल नहीं बने, जहां तक मेरी मालूमात है, लेकिन चूंकि उन पर दबाव था कि वो इस पाकिस्तान को इस बहरान से निकालें, तो उनको निकाल लिया गया। उमर अयूब साहब बड़ी बड़ी जो वो लंबी लंबी छोड़ा करते थे, तो उनसे वजारत तवानाई वापस लेके ये हमाद अजहर को दे दी गई। अब मुझे नहीं पता हमाद अजहर का अचानक एक्सपीरियंस जो है, वो जो 2-2.5 साल में सीखे, वो बिल्कुल नौवारद है सियासत में भी और मिनिस्ट्री में भी। उनको अचानक वजारत तवानाई सौंप दी गई है। वो अच्छे भले फाइनेंस के ऊपर आजाद शुमार लेके बैठा करते थे, तो उन्हें वहां लगा दिया गया और उमर अयूब को वजीर इक्तिसादी अमूर यानी इकोनॉमिक अफेयर का वजीर बना दिया। तो ये समझ से बाहर कि पाकिस्तान की जो काबीना है उसके साथ खास अब क्या खेल रहे हैं, या खास अब टेस्ट की टीम बना रहे हैं, या खास अब वनडे की टीम बना रहे हैं, या 2020 की बना रहे हैं। अब पता नहीं 2020 के प्लेयर को टेस्ट में ले जा रहे हैं, टेस्ट टीम को 2020 में लेके जा रहे हैं। तो खुसरो मुख्तियार साहब जिन पे बहुत सारे इल्जामात हैं और हमेशा ही रहे, चीनी बिल से लेके गंदम तक, तो उनकी तो वो कहते हैं ना पांचों घी में सर कढ़ाई में, उन्हें वजीर सनत तो पैदावार बना दिया गया, उनको और अच्छी वजारत मिल गई। यानी जिसपे जो इल्जाम लगता है वो अल्हम्दुलिल्लाह उससे बेहतर वजारत लेके जो आता है। अच्छा, थोड़ा सा एक जो सेटबैक हुआ है वो शिबली फराज साहब के हवाले से हुआ। शिबली फराज साहब ने आउट ऑफ द बॉक्स जाके और अपने कैरेक्टर से हट के हुकूमत को डिफेंड किया, यानी वो उनका कैरेक्टर ही नहीं है। अगर अहमद फराज साहब को देखें, शिबली फराज साहब को देखें, और फिर शिबली फराज साहब का बहसियत वज़ीर इत्तलात कंडक्ट देखें, तो बेचारों ने वो कहते ना क्या क्या ना सहा हमने सनम तेरे लिए। तो उन्होंने यानी हुकूमत को डिफेंड करने के लिए जो लैंग्वेज इस्तेमाल की, जो मुखालिफिन के लत्ते लिए, तो बहुत से लोगों ने उन्हें जो है वो यानी अहमद फराज साहब को कोसने दिए कि वो अहमद फराज साहब होते तो शायद वो भी इनसे खुश ना होते, वो भी नाराज होते कि मेरा बेटा इस तरह के काम कर रहा है। लेकिन चूंकि उनकी जॉब थी, अब उनको ये खास सबसे पूछना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा फार्मूला है कि जिसको आप पहले वजीर इत्तलात बनाते हैं, फिर उसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत देते हैं। यानी को वजीर इत्तलात बनने के बाद आदमी साइंसदान हो जाता है कि उसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत मिलती है। ये पहले फवाद चौधरी को मिली थी, अब शिबली फराज साहब को वजारत इत्तलात का तजर्बा देने के बाद उन्हें साइंस एंड टेक्नोलॉजी सौंप दी गई है कि जाए जो आपने वजारत इत्तलात में सीखा है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जाके इस्तेमाल करें। तो ये पाकिस्तान ने एक तजर्बा का बना हुआ है और यहाँ पे रोज तजर्बे होते हैं, तो इसलिए अब हैरान होने की बजाय थोड़ी सी हंसी आती है। वो कहते हैं कि हर हंसी के पीछे एक दुख होता है। अब वो दुख तो हम आपको बता नहीं सकते, बहुत से लोग बैठ के मातम करते रहते हैं तो कि जनाब ये हो गया वो गया, लेकिन अब लोग वो कहते हैं ना इतनी बड़ी मुश्किलें क्या आसान हो गई। अब इतनी चीजें हो रही है पाकिस्तान के अंदर कि कोई भी चीज आपको हैरान नहीं करती। यहाँ पे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। आगे बढ़ते हैं और गुफ्तगू कर रहे हैं मुशर्रफ जैदी, तजिया निगार हैं, जर्नलिस्ट हैं। देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। मौजूदा जो सिचुएशन है इसके हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। वॉच दिस। ये जो बच्चे हैं ये तो अमेरिका इंडिया नहीं है। जिन बच्चों ने पुलिस वालों को मारा है, या इससे पहले जो इमरान खान के सामने जो बच्चे उनकी बातों में आके जो चीजें तोड़फोड़ कर रहे थे, ताहिर अल कादरी की अमीरजादे जो हैं वो तोड़फोड़ नहीं कर रहे थे। अमीरजादे ट्वीट करते हैं जरूर, और बाय द वे अमीरजादे हों या मैं और आप हों, जो हुर्मत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उस पर तो सब जो है वो जान देने को तैयार है। तो इशू जो है वो ये नहीं है कि कौन आशिक रसूल है या नहीं। पूरे पाकिस्तान में मुझे बता दें कौन नहीं है, ठीक है। तो इशू आशिक रसूल होना या नहीं होना नहीं है। इशू ये है कि क्या ये रियासत जो है वो कोई माने खेज चीज
दिखाती है उस नौजवान को जो डंडा उठाता है या जो गोली उठाता है रियासत के खिलाफ। और बाय द वे एक आखिरी बात, ये सिर्फ इशू टीएलपी का नहीं है। जब इसको पश्तो में कन्वर्ट करके वजीरिस्तान में करेंगे तो ये पीटीएम के तौर पे आपको नजर आएगी। जब इसको बीएलए के उस जुमरे से देखेंगे तो बलोच डिस्ट्रिक्ट में ये नजर आएगा। जहां जहां नौजवान होपलेस हो गए वहां वहां वो साद रिजवी या पीटीएम या बीएलए या दीगर और ऐसे नैरेटिव्स अडॉप्ट करेंगे जो रियासत के खिलाफ। देखिए, कोई इस बात को माने या ना माने, लेकिन खान साहब ने जब तब्दीली का नारा लगाया था तो ये बात तो सब मानेंगे कि उस नारे की सबसे ज्यादा पजीराई यूथ की तरफ से आई थी। खान साहब ने यूथ को मतवज्जो करने के लिए नारा लगाया और यूथ का बहुत बड़ा हाथ है खान साहब को आज वहां तक पहुंचाने में जहां खान साहब पहुंचे हुए। अगर यूथ खान साहब के साथ ना होती तो खान साहब कहीं कौंसलर का इलेक्शन लड़े होते। तो नौजवानों की बड़ी तादाद ने खान साहब का साथ दिया है। पुरानी पॉलिटिकल जमातों की निस्बत खान साहब को यूथ की बहुत ज्यादा सपोर्ट मिली, क्योंकि जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जिस तरह खान साहब ने किया या उनकी जमात ने किया, किसी और ने नहीं किया। तो उम्मीद यह थी कि जब खान साहब इक़्तिदार में आएंगे तो वो नौजवान नस्ल को गाइडलाइन देंगे, उन्हें आगे लाकर तब्दीली के ख्वाब को शर्मिंदा तबीर करेंगे। लेकिन खान साहब ने अपनी बास्केट में दाएं बाएं से लोग लिए और वो बास्केट भर ली और नौजवानों के लिए कोई जगह ना रही। तो बदकिस्मती से नौजवान नस्ल को सबसे ज्यादा मायूस अगर किसी ने किया है तो मेरे नजदीक वो खान साहब ने किया है। और मैं ये बार बार कहता रहा हूं कि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है, सबसे ज्यादा जो खदशा इस बात का है कि अगर नौजवान नस्ल मायूस हो गई तो वो किसी और तरफ चल निकलेगी, उनका गुस्सा किसी और तरफ निकल जाएगा। तो खान साहब ने यूथ का नारा लगाया था, लेकिन जब वो इक़्तिदार में आए तो उनकी तवज्जो इक़्तिदार की बजाय किसी और तरफ हो गई। तो खान साहब से मायूस होने वाले लोगों ने फिर दूसरी तरफ रुख कर लिया। तो जितने नौजवान थे अब वो दाएं बाएं किसी और जमातों में है। अब पिछले कुछ दिनों से जो सड़कों पर हो रहा है उसमें आपको सबसे ज्यादा यूथ नजर आती है। तो ये पाकिस्तान की मायूस और नाराज यूथ है जो खान साहब से निकल के कट ऑफ करके किसी और जगह चली गई, जो हुकूमत से भी मायूस है, क्योंकि इन्हें अपने फ्यूचर का पता नहीं है और नौजवान के पास करने को कोई काम नहीं है। और नौजवान हो और बेरोजगार हो तो फिर खतरा हमेशा रहता है। यूथ हमारी बहुत बड़ी ताकत है। बदकिस्मती से सियासतदानों और इंतहा पसंदों ने सिर्फ उन्हें जाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया है। अगर उन्हें तहरीबी कामों की बजाय तामीरी कामों पर लगाया जाता और उन्हें नफरत का मशरूब पिलाने की बजाय मोहब्बत का दर्स दिया जाता तो आज हमें हाथों से दी गई गिरे दांतों से ना खोलनी पड़ती। आगे बढ़ते हैं। रऊफ क्लासरा गुफ्तगू कर रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड में। देखते हैं कि उनका मौजूद सुन क्या और वो क्या फरमाते हैं। मैं जब पनामा आया था उसके बाद 2-3 साल जो भी प्रोसीडिंग होती रही, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहब, इनकी फैमिली पे एक टैग लग गया था कि हाउस ऑफ शरीफ इज ए करप्ट। और इमरान खान साहब ने इस कैंपेन को बड़ा उन्होंने इफेक्टिवली उन्होंने लीड किया, बल्कि अनलीश किया उन्होंने कि जहां भी जाते थे दुनिया भर में एक ही इनको आवाज सुनने में आती थी, आपने करप्शन किया, लंदन में बाहर नहीं निकल सकते थे, वॉक नहीं कर सकते, घर में नहीं जा सकते थे। एक बड़ी इफेक्टिव कैंपेन लॉन्च की इसने, मीडिया भी साफ जाहिर है उसमें शामिल था। इनकी डिटेल्स बहुत सारी सामने लाई गई, एक एक चीज बताई गई कि दुनिया के 5 बड़े आजमों में ये हाउस ऑफ शरीफ का ना पैसा पड़ा है, इन्होंने माल बनाया, पैसा साथ में सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई करके जेल वगैरह भेज दिया। अब हाउस ऑफ शरीफ के लिए क्या एक उनकी लेगेसी क्या बनानी चाहिए थी कि आप हमेशा के लिए एक टैग के साथ जिंदा रहेंगे, यू आर ए करप्ट फैमिली, या आप इस मुल्क में बहुत बड़ी जमहूरियत की एक यहाँ पे उसके आप उसको कह रहे पार्लियामेंट्री सिस्टम की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़े हैं। और आपकी जितनी प्रोसिक्यूशन हो रही है, जितना आपको यहाँ दबाया जा रहा है, आप पे केसेस हो रहे हैं, आपकी स्टोरीज आ रही हैं, स्कैंडल्स आ रहे हैं, जेल में जा रहे हैं, आप करप्शन की वजह से नहीं जा रहे, आप जा रहे हैं क्योंकि आप एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े हो गए, आप फौज के खिलाफ खड़े हो गए, आपने सो कॉल्ड एक प्रिंसिपल पोजीशन ले लिए और पाकिस्तान के बड़े तबके को आपने अपने साथ एक उसका हामी बना रहे कि नवाज शरीफ के साथ जो कुछ हो रहा है, ये शहबाज के साथ, मरियम के साथ, कैप्टन सफदर के साथ से निकल आए, वो कहते नहीं ये भी उसी से इसका तल्लुक है, इसका एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई लड़े। मरियम नवाज साहबा के पास कोई जवाब नहीं है कि भाई कि आपके पास चौधरी शुगर मिल्स में इतने करोड़ों रुपए आपको जो भेजे गए थे अरब मुल्क से, वो किसने भेजे, कब भेजे, वो कहते नहीं इसका उससे तल्लुक नहीं है, क्योंकि मैंने स्टेटमेंट दिया एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, इसका तल्लुक
ताल्लुक उससे है। आप नवाज शरीफ साहब से पूछें, भाई साहब इतनी सारी जहां पे आप रह रहे हैं, ये जो असासे हैं आपके, ये किसके हैं? वो कहते हैं इसका कोई ताल्लुक नहीं, मेरा इससे ताल्लुक है क्योंकि मैंने जनरल फैज और जनरल बाजवा का नाम ले लिया है, लिहाजा इस वजह से मेरी प्रोसिक्यूशन हो रही है। सो इनको सूट करता था कि नवाज शरीफ साहब ने बड़ी खूबसूरत स्ट्रेटेजी खेली है कि अपने आप को करप्शन टैग से हटाएं, इनकलाबी टैग लगाएं और अपने आप को यह साबित करें लोगों के आगे कि भाई साहब हम तो चाहिए। सवाल यह कि नवाज शरीफ अगर करप्ट थे या शरीफ फैमिली करप्ट थी तो फिर इलेक्शन चोरी करने की क्या जरूरत थी? आरटीए सिस्टम खराब करके मतलूबा नतज हासिल किए गए, ये सब जानते हैं। हाँ साहब और उनके चाहने वालों ने पहले शरीफ फैमिली के खिलाफ करप्शन का नैरेटिव फैलाया, उसका भरपूर प्रोपेगेंडा किया, लेकिन फिर खान साहब की मेहरबानी से नवाज शरीफ दोबारा हीरो बन गए। अब मेरे जैसे कई लोग खान साहब की बातें सुनकर ये यकीन कर बैठे थे कि नवाज शरीफ ने वाकई अरबों रुपए की करप्शन की है और वो पैसा चोरी करके बाहर ले गए हैं। अब 300 अरब की कहानी तो खुद खान साहब सुनाया करते थे, लेकिन हुआ क्या? खोदा पहाड़ निकली चुईया। पता ये चला कि नवाज शरीफ को इख्तिदार से बाहर निकालने के लिए करप्शन का शोर मचाया गया। जो ईमानदार हुकूमत आई है वो तो माशाल्लाह कई हाथ आ गए हैं। चीनी में 500 अरब, अद्वियात में 400 अरब, पेट्रोलियम में 500 अरब, और जिसका अब नाम लेते जाए अरबों से नीचे कोई बात ही नहीं है। अब कोई इतना चूना लगाकर अवाम को ये कहे कि हम नहीं वो करप्ट थे, तो ये बात कौन मानेगा? अगर मसला करप्शन का होता तो करप्शन पकड़ी जा चुकी होती, माल भी बरामद हो चुका होता। अब जो कहते हैं कि नवाज शरीफ इनकलाबी इसलिए बन गए कि करप्शन छुपाना चाहते थे, तो वो इनकलाबी इसलिए नहीं बने कि वो करप्शन का इल्जाम उठाना चाहते थे। ये वक्त साबित करता जा रहा है कि शरीफ फैमिली के खिलाफ करप्शन से ज्यादा इंतकामी कार्रवाई हो रही है, वरना लोग घर गिराने तक नहीं जाते। तो ये तासुर भी हुकूमत की का दिया हुआ है, उसी की मेहरबानी है कि इल्जाम तो लगाती रही लेकिन सबूत एक पेश न कर सकी। यहां पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खिलाफ मैं इफ्तिखार काज़मी। हुकूमत पाकिस्तान ने तहरीक बैक पाकिस्तान TLP को कालअदम करार दिया है और वजारत दाखिला तंजीम पर पाबंदी का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। तहरीक बैक पाकिस्तान कालअदम तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर ली गई है और कौमी इदारा बराए इंसदाद दहशतगर्दी नेक्टा ने TLP को कालअदम जमातों की फहरिस्त में 79वें नंबर पर शामिल कर लिया। नेक्टा के मुताबिक कालअदम तंजीमों की फहरिस्त में शमूलियत के बाद तहरीक लबैक पाकिस्तान TLP को फंड्स देने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। इस तंजीम को खैरात, सदकात या किसी किस्म की इमदाद, दहशतगर्दों की माली मावनत के मुतरादफ करार दी गई है। नेक्टा के मुताबिक तहरीक लबैक पाकिस्तान के सासों के तयन के लिए वजारत दाखिला के चीफ सेक्रेटरी को खत लिख दिया गया है। इससे पहले वजारत दाखिला के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाकी हुकूमत के पास ये मानने के लिए मुनासिब वजह मौजूद है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान दहशत गर्दी में मुलव्वस है और उन्होंने ऐसे काम अंजाम दिए जिससे मुल्क के अमन और सिक्योरिटी को खदशा लाक है। सरकारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अवाम को इश्तियाल दिलाते हुए मुल्क में नारकी की सूरत हाल पैदा की गई, जिसके नतीजे में कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों को नुकसान पहुंचा और कुछ की मौत वाक़या हो गई। सरकारी इलामी के मुताबिक मुश्तल अफराद ने मासूम अवाम को भी नुकसान पहुंचाया और बड़े पैमाने पर रुकावटें खड़ी की, धमकी अबेज रवैया अपनाया, नफरत को फरोग देने के साथ साथ गाड़ियों समेत सरकारी और अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। मुश्तल अफराद ने हस्पताल को जरूरी अशिया की फराहमी रोक दी और जिससे मुआशरे में खौफ और अदम इस्तेहकाम की फजा पैदा हुई। सरकारी इलामे में कहा गया इन सरगर्मियों के लिए हुकूमत पाकिस्तान का अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए इंसानी दहशतगर्दी एक्ट 1997 की दफा 11B1 के तहत तहरीक लबैक को कालअदम तंजीमों की फहरिस्त में शामिल किया गया है। इससे कबल शेर रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया था कि इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दाखिल किया जाएगा और उससे पहले उसे काबीना को दोबारा भेजा जाएगा। शेर रशीद के मुताबिक ये कहते हैं कि हम चाहते थे कि बातचीत से मसाइल हल हों, लेकिन उनके इरादे बड़े खौफनाक थे। वो ये भी कहते हैं कि 3 मरतबा पहले तहरीक लबैक वाले आ चुके थे और चौथी मरतबा भी आने पर बजिद थे, इसलिए हमने अमन व मान बहाल करने के लिए ये फैसला किया। तो एक सवाल के जवाब में शेर रशीद ने कहा कि कौमी असम्बली में कोई करारदाद नहीं लाई जाएगी, जबकि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर नामूसर रसालत के मामले में मुल्क भर में अमन व मान की सूरत हाल पर
पीर को वजीर दाखिला शेर रशीद को ईवान में तलब कर लिया और कहा कि वजीर दाखिला ईवान में आकर पॉलिसी बयान दे। स्पीकर कौमी असम्बली की वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान को वज़ीर दाखिला तक पैगाम पहुँचाने और तमाम जमातों के साथ मिलकर करारदाद तैयार करने की हिदायत की है। इसी तरह में हुकूमत ने जुम्मे के रोज़ 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक पूरे मुल्क का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद कर दिया। ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब और टेलीग्राम सब सोशल मीडिया ऐप्स बंद किए गए। पीटीए के चेयरमैन को वजारत दाखिला की जानिब से हिदायत की गई थी कि सोशल मीडिया सर्विस को बंद रखा जाए, जिसके बाद ही पीटीए ने बाज़ाब्ता ऐलान करते हुए सोशल मीडिया ऐप्स बंद कर दी। वजारत दाखिला के नोटिफिकेशन में पाबंदी की कोई वजह नहीं बताई गई थी, लेकिन ये पेशरफ तहरीके लब्बैक, कालदम तहरीके लब्बैक की मुल्क में एहतजाज के बाद पैदा होने वाली शीदा सूरत हाल के बाद सामने आ रही है। ये खदशा था कि नमाज जुम्मा के इज्तिमात के बाद हंगामा रही ना हो जाए या इस तरह के राब्ते ना हो, तो पूरे मुल्क में सोशल मीडिया ऐप्स को बंद रखा गया, जिनमें व्हाट्सएप भी शामिल था। इसके अलावा बाज़ समाजी कारकुनान ने सोशल मीडिया की बंदिश पर तनकीद करते हुए कहा कि ये आज़ादी पर मजीद पाबंदियों का पेश हैमा होगा। यानी हुकूमत ने एक बार पूरे मुल्क का जो मीडिया है उसको बंद करने की प्रैक्टिस कर ली है, और ये इसको बंद करने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि ये कालदम तंजीमों के खिलाफ इस्तेमाल हुई है, ये आइंदा पॉलिटिकल जमातों के खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकती है। इसका खदशा जाहिर किया जा रहा है। इस पर किसी और प्रोग्राम में तफसीली बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों, तबसरों, तफसील और तजज़ियों के साथ। प्रोग्राम खिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।